हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडुकॉन्ट। बच्चों, साल शुरू हो गया है, नए साल में आ गए आप। हम आज एक लेक्चर बनाने जा रहे हैं। ये आपके चैप्टर क्लास 12th का पहला चैप्टर है, सॉल्यूशंस, राइट। तो हम आज सॉल्यूशन नाम के इस चैप्टर की बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। बच्चों, ये क्लास 12th के आईएससी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए इक्वली इक्वली इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो दोनों 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 के दोनों बोर्ड्स को कवर करते हैं। तो प्लीज, either doesn't matter if you are CBSE student or you belong to ISC, doesn't matter. Please go through all these videos. They are very important. This is an important chapter. Today, what we are going to learn about solutions, this is the first lecture of ours where we actually going to talk to you about what solution is, what are the different concentration terms. So these are basic things that we're going to learn today. The topic that we're going to cover today, molarity, molality, mole fraction in all these numericals of the इनके, तो ये सभी चीजें आपने क्लास 11th में भी पढ़ी थी, बस उसको यहाँ दोहराया जा रहा है, थोड़ा बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन। ऑब्वियसली जब हम सोल्यूशन बोलते हैं तो हमारा पहला सवाल दिमाग में ही आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूशन। बच्चों, एक बात बता देता हूं, अगर आप यहाँ डेफिनेशन देखेंगे तो आपको दिखेगा, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यहाँ तीन ऐसे शब्द हैं जो हमें जानने और समझने को है, जिसमें पहला शब्द है भाई होमोजीनियस। का मतलब क्या होता है? तो होमोजीनियस वर्ड का मतलब होता है, यहां लिखा हुआ है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। बच्चों, सॉल्यूशन के नाम पे आपने ऐसे तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ये तीन नाम पढ़े होंगे। तीनों ही सॉल्यूशंस हैं, मगर हम यहां जो चैप्टर में बात करने जा रहे हैं वो है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियसली मिक्स्ड होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट ट्रू सॉल्यूशन। एक शुगर सिरप की बात करते हैं, चीनी पानी के घोल की बात करते हैं। जब अगर आप किसी के लिए शरबत बना रहे हैं, if you're making a sugar syrup, and if we have mixed sugar into water, if it is completely dissolved into it, the sweetness, the amount of sweetness will exactly be the same throughout the solution. ऐसा नहीं है कि पहला सिप से ज्यादा मीठा बीच वाला और आखिरी सबसे ज्यादा मीठा लगेगा। नॉट एग्जैक्टली, दे विल बी एग्जैक्टली सेम मिठास कैरी करेंगे। इसका मतलब है कि चीनी की मात्रा पानी में बराबर तरीके से, यानी देयर इज इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट एवरीवेयर थ्रू आउट द सोल्यूशन, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक मड वाटर, doesn't matter how much you try, mud will be more at the bottom, less at the top, and इसलिए ऐसे solution heterogeneous कहलाते हैं। यहां तक कि मिल्क भी एक heterogeneous solution है, उसे कोलोइड कहते हैं। अब कई बार बच्चे बड़े आश्चर्य से होते हैं, सर मिल्क एक हेट्रोजेनस है? अरे नहीं सर, मिल्क में फैट एंड वाटर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर, हमको कहां अलग दिखते हैं? नहीं दिखते हैं बच्चों। अगर आप ध्यान से सोचो तो जब भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप जब भी मिल्क को हम उबालते हैं, जब व्हेन वी बॉयल मिल्क, वो जो मलाई होती है, द क्रीमी लेयर ऑफ द मिल्क इज ओनली एट द टॉप ऑफ द मिल्क, राइट? इट इज नॉट थ्रू आउट, राइट? इसका मतलब है फैट इज अबव, वाटर इज बिलो, इट मींस इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। बच्चों, इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे, हम सिर्फ होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। होमोजेनस का मतलब हमने समझ लिया। होमोजेनस का मतलब होता है a solution which is uniformly, where the solute and solvent are uniformly mixed together, right? एक एग्जांपल लिया हमने। अब सोल्यूट सॉल्वेंट क्या है? तो भाई जो लेसर अमाउंट होगा दैट विल बी सोल्यूट, जो लार्जर अमाउंट होगा दैट विल बी सॉल्वेंट, राइट? एक एग्जांपल लिया शुगर सिरप का, विच इज मेड ऑफ शुगर एंड वाटर, चीनी और पानी। ऑब्वियस बात है, चीनी विल बी लेस इन अमाउंट, दैट विल बी सोल्यूट, एंड वाटर इज सॉल्वेंट। अब एक सवाल यहां पर है कि भाई मेरे पास 80% HCl solution है। now it means 80% of HCl, aqueous solution of HCl 80%, then 80% HCl है, 20% water है। दिमाग कहता है भाई फिर ऐसा क्या करें, क्या होगा इसमें? तो हमने कहा नहीं, doesn't matter, only exceptionally if water is there, doesn't matter, if water is there, water will be taken as a solvent irrespective of its amount, right? इसके बावजूद कि पानी कम है या ज्यादा, the water will be taken as a solvent। यही बस होगा। वाटर के अलावा अगर कोई दो और चीजों से बनी हुई है तो जो ज्यादा है वो जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जो कम है वो सोल्यूट है, ऑलवेज, राइट? अब आता है कि चलिए एक छोटी सी बात करते हैं। तो सोल्यूशन तो हमने बना लिया, राइट? बेटा एक ना टर्म होता है, यहां पर नहीं लिखा हुआ है, और वो है स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन भी होता है जिसके बारे में मैं आपसे थोड़ी बातचीत कर लूं। तो स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन की बात करें कि स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन किसको कहते हैं आप, है ना। मैं आपको बताता हूं बेसिकली। अब देखिए ना, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास 1 लीटर पानी है, आपके पास 1 लीटर पानी। हम दोनों ने, अभी कुछ लोग आ गए, हमने सोचा चलो भाई इनको शरबत पिलाते हैं, गर्मी का मौसम है। हम दोनों ने शरबत बनाई, राइट। अब हम दोनों ने जब शरबत बनाया होगा, तो अब मिठास की जब बात करें तो ऑब्वियस बात है, किसी एक का शरबत थोड़ा ज्यादा मीठा होगा, किसी एक का थोड़ा कम मीठा होगा, राइट। ये तो डेफिनेट है। बट सवाल उठता है कि किसका ज्यादा मीठा होगा, किसका थोड़ा फीका होगा। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये तो भाई पीने पर पता चलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पीकर पता चल रहा है, बट मिठास ज्यादा कम, दैट इज नॉट साइंस। साइंस इज नॉट अबाउट नोइंग कि कौन ज्यादा मीठा कौन फीका है। साइंस इज अबाउट नोइंग कितना ज्यादा मीठा कितना कम मीठा है। यानी हमें कंपेयर करना। जैसे कोई दो लोग भाग रहे हैं, मैंने कहा ए रन्स फास्टर देन बी, बट साइंस इज नॉट ओनली सेइंग दैट ए इज फास्टर, ए हाउ मच फास्टर। फॉर दैट वी नीड टू हैव अ मैग्नीट्यूड, एक स्केल वैल्यू चाहिए। और वो स्केल वैल्यू जैसे आप किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जैसे स्पीड से निकाल ले तो वेलोसिटी होता है। तो कंपेयर कर सकते हो ना कि someone is running like 2 kilometers per hour and someone is running 10 kilometers per hour, then you simply say that the other one, the B1, who is running like 10 kilometers per hour, is 5 times more faster than the first one, right? Like that is how we just compare things. For that, we need to have a measurement, and the measurement or the units are necessarily needed. And for that, we have a term for just to know the strength of a solution. How much solution? How can we compare two solutions together? We have a term called concentration. I'll come to the strength as well. But concentration, it is the number of moles of solute per amount or per unit amount of solvent. Number of moles of solute. Then we call it concentration. If it is not the moles but the mass of solute, strength is actually, if I have to write, then I have to simply write mass of solute by volume of solution. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अभी आप देखोगे थोड़ी देर में मैं स्ट्रेंथ को फिर से एक बार करूंगा। यानी इसके यूनिट की बात कर रहे होते अगर स्ट्रेंथ की, बच्चों मैंने बाद में नहीं लिखा इसलिए मैंने यहां लिख दिया आपके लिए। तो यूनिट की बात कर रहे होते तो ये ग्राम पर लीटर हो जाता है, ठीक है। आगे मैं इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत और करूंगा। तो खैर कंसंट्रेशन पे आए तो कंसंट्रेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। बेटा ये जो यूनिट अमाउंट है ना, इसको कह के इन्होंने वेग कर दिया। वेग इन द सेंस है they opened up more than one concentration term will be there, because unit amount तो kg भी हो सकता है, unit amount liters भी हो सकता है, and from there we have got two concentration terms, right? तो concentration term पे चले हम। अब आ जाते हैं तीस, अच्छा यहाँ, हाँ जी, अच्छा। अब आ जाते हैं एक नए टर्म पे जिसका नाम है मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, जैसे मैंने आपको समझाया। अब डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इसने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन ना। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, और वो क्या है आपको बताऊं। यहां पर जैसे आपने ये देखा, अब मैं आपको एक चीज डिस्कस करूं। इसमें क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बच्चों ये तो फॉर्मूला है, इसको प्रॉपरली ध्यान रखिएगा। ये ऑफ है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब मेरे दिमाग में एक सवाल चलता है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा, राइट। मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछता हूं और मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा। आप समझे जरा, अगर मैंने आपसे पूछा होता मेरे पास 1 लीटर पानी, जैसे मान लीजिए ये बोतल, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लेवल ऑफ वाटर है वो यहाँ तक है। अब अगर इसमें मैं 200 ग्राम चीनी घोल दूं और वो पूरा प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाए, तो अगर मैं आपसे पूछता इस पानी का लेवल ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, यही रहेगा, तो आप क्या बताते? बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आप चीनी को पानी में डालते हैं, पानी का लेवल कहीं नहीं जाता। क्यों नहीं जाता?
तो मैंने एक सवाल पूछ लिया कि भाई एक बात बताइए, सल्यूट सॉल्वेंट का रिलेशन क्या है? तो आप बोलते हो सर सल्यूट गेट इनटू द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस ऑफ द सॉल्वेंट। आपने ये कहा ना, इट गेट्स इनटू द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस ऑफ द सॉल्वेंट। और अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस ऑफ सॉल्वेंट में जाता है तो भाई ये तो ऐसा है कि जैसे इस कमरे में कोई नहीं था, भी आकर मैं खड़ा हो जाता, दो लोग और आकर खड़े हो जाएं, तो क्या ये कमरा बड़ा हो जाएगा? आंसर है नहीं। ये कमरे का वॉल्यूम इतना ही रहने वाला। दिस रूम, द साइज, द वॉल्यूम ऑफ दिस रूम विल रिमेन द सेम। डजंट मैटर 2 or 3 people, more people come into this room or I go out of this room, doesn't matter, right? The volume remains the same। इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सेम रहता है, ये न्यूमेरिकली आप देख पाएंगे। लेकिन अगर मास की बात होती है तो डेफिनेटली इस कमरे का अपना कोई मास होगा। मेरे अंदर आने से इस कमरे का टोटल मास बदल गया है। तो अगर मास की बात की जाएगी तो मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सोल्यूशन विल बी डिफरेंट। ऑब्वियसली मास ऑफ सोल्यूशन जो है वो ज्यादा होगा क्योंकि सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट है, जबकि यहां वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट गेट इनटू द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। बच्चों ये फॉर्मूले जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज, मैं जिसको कर रहा हूं, ये क्या है भाई? तो गिवन वेट नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स को कैसे डिसोसिएट किया हमने? गिवन वेट ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। WB इज, मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज इसे प्रॉपरली लिख लीजिएगा। WB का मतलब है, अगर मैं यहां लिख रहा होता WB, बेटा जी एक तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि सल्यूट सॉल्वेंट को 1, 2 या AB से डिनोट करते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए A है, या हम इसे 1 से डिनोट करते हैं, और ये होता है सॉल्वेंट, ठीक है? और मैं आपको बताऊं तो B या 2 से आप सल्यूट को डिनोट करते हो। अब ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके हैं, इस्तेमाल होते हैं। आप देख सकते हो मैंने AB का इस्तेमाल किया, 1, 2 का नहीं। आप चाहो तो 1, 2 यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। W इज गिवन वेट, राइट? बच्चों यहां साफ लिखा हुआ है गिवन वेट है, तो गिवन वेट है, और B लिखा है तो सल्यूट लिखा हुआ है, राइट? तो गिवन वेट ऑफ सल्यूट है ये। MB अगर मैं लिख रहा होता तो M इज फॉर मोलर वेट, राइट? तो मोलर वेट, और B लिखा हुआ है इसलिए सल्यूट है। बेटा जी इसमें मिलेगा WA, फिर W है, W मतलब गिवन वेट, बट गिवन वेट किसका होगा इस बार? सॉल्वेंट का होगा, राइट? किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा, राइट? इसी तरह अगर V लिखा है, ये हमारे लिए वॉल्यूम ऑफ, आप, मैंने पहले भी कहा, आप इसे सॉल्यूशन कहें, सॉल्वेंट कहें, एक ही बात है। और यहां N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये जो है ये सारी चीजें यूज होंगी। सो मैंने जानबूझ के आपके लिए लिख दिया। अब आप जहां भी देखेंगे इसको बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। तो AB सल्यूट सॉल्वेंट है, भाई सॉल्वेंट सल्यूट है। WB गिवन वेट ऑफ सल्यूट। यहां फॉर्मूला क्या है? गिवन वेट ऑफ सल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स में है तो 1000 लेंगे बच्चों, नहीं है लीटर्स में है तो 1 ले लेंगे। वही है, लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर रहे हैं अगर आप, तो 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 गुजा। प्लीज ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा अपने लिए। अब आते हैं, यूनिट क्या है? मोल पर लीटर, मोलर या M, कैपिटल M। मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। दिस टाइम इट इज नॉट सॉल्यूशन, राइट? अब अगर सॉल्वेंट है तो क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज NB बाय गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज WA इन kg, तो WB बाय MB दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, तो W बाय MB। ये फॉर्मूला आप फिर से लिख लीजिएगा, मैं न्यूमेरिकली यूज करूंगा अभी, ठीक है? अब चलते हैं मोल फ्रैक्शन में, ठीक बच्चों? अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, तो मोल फ्रैक्शन में अगर आप देख पा रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर मैंने कहा कि Na जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और Na जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों। मोल ऑफ 1 बाय टोटल मोल इज मोल। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहा हूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 1 माइनस का ए हो जाएगा, क्योंकि का ए प्लस का बी 1 होता है। तो प्लीज बच्चों इन फॉर्मूले को आई होप आप समझ गए हो, और अगर ना समझे हो तो मैं थोड़ा समझा दूं आपको। मान लीजिए मेरे पास 2 सब्जेक्ट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स में मेरे मार्क्स आए हैं 30, केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स आए हैं 20, टोटल मार्क्स हो गए 50।
किसी ने बोला कि भाई इस फिजिक्स केमिस्ट्री में इतने इतने मार्क्स हैं, भाई केमिस्ट्री का परसेंटेज बताओ। तो आप कैसे बताते हो? आप बोलते हो केमिस्ट्री का परसेंटेज कैसे हो निकालते हो? 20/50। अगर परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, फ्रैक्शन है तो यही छोड़ दोगे, राइट? तो क्या किया आपने? केमिस्ट्री बाय फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री लिखी ना बेटा, एग्जैक्टली वही तो लिखा है, सल्यूट बाय सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। तीसरे पे चलते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इसने बोला रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड काईबी निकालिए। चलिए देखते हैं जी। अभी काईबी जो है हमारा, अभी हमने डिनोट भी किया था, काईबी हमारा था एनबी डिवाइडेड बाय एनबी प्लस एन ए। ठीक है जी। नाउ फॉर हाईली डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर हाईली डाइल्यूट सोल्यूशन, बच्चों डाइल्यूट सोल्यूशन, आप जानते हो अगर कोई चीज हाईली डाइल्यूट है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट is greater than number of moles of solute, right? Greater number of moles of solvent, because highly dilute का मतलब क्या हो गया? जब सॉल्वेंट की मात्रा सल्यूट से बहुत ज्यादा है तो आप उसे हाईली डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। लेकिन बच्चों ये साइंस है, मेरे कहने से कोई हाईली डाइल्यूट नहीं होता। तो हाईली डाइल्यूट का मतलब क्या है मैं वो भी लिख देता हूं। जब हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है, अमाउंट ऑफ सल्यूट is less than 5%, लेस देन 5%, या हम कहते हैं कि जहां मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विल बी लेस देन इक्वल टू 0.05। ठीक है, जहां ये इन दोनों में से कोई भी कंडीशन होगा, आई कंसिडर Na इज ग्रेटर देन Nb। अब अगर वही कंडीशन है तो एक बात तो तय है, इसका मतलब फॉर हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन Na प्लस Nb will be approximately Na only, right? Na के बराबर होगा, राइट? और अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो काईवी होगा वो हो जाएगा आपका Nb बाय Na, राइट? ठीक है जी। अब Nb को ब्रेक करें, क्या मिलेगा? Wb बाय Mb। Na को ब्रेक करें, Wa Ma, है ना? मिला हमें? तो Wb बाय Mb, इस तरह से हमें फॉर्मूला मिल रहा है। अब देखिए Ma, है ना? अगर मैं मल्टीप्लाइंग 1000 इन बोथ एंड साइड, देखिएगा कैसे होगा। यानी मैंने क्या किया, मैंने 1000 और काईबी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। और इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, मैथ्स में तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो मैंने यहां लिखा WB बाय MB इंटू 1000 बाय WA इंटू MA। भाई आप देखिए कोई गलती तो नहीं करी मैंने, नहीं किया ना? और अब ये क्या है? WB बाय MB 1000 बाय WA को किसको बोलते हैं आप कहते हो मोलालिटी को। तो मोलालिटी इंटू MA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, राइट? है ना? इंटू 1000 इंटू काईबी। तो यानी मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बन गया आपका? मोलालिटी कम्स आउट टू बी काईबी इंटू 1000 MA। ठीक है जी। तो दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट फॉर हाईली डाइल्यूट सोल्यूशन। किसके लिए है? फॉर हाईली डाइल्यूट सोल्यूशन।
तो हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये देखने को मिलता है। और इसी तरह से हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर लें तो काई बी बाय काई ए इन 2000 बाय एम ए अगर मैं लगाना चाहूं, जो कि ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर आता है, मोर एक्यूरेट आता है। ये फॉर एनी सोल्यूशन आप यूज कर सकते हो, बट फॉर कंसंट्रेटेड तो आपको यही यूज करना पड़ेगा, राइट? भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा डाइल्यूट सोल्यूशन ही रहे। तो फॉर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी सोल्यूशन के लिए, इवन फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन इफ यू वांट टू यूज, इट विल कम मोर एप्रोप्रिएट आंसर। सो प्लीज राइट दिस फॉर्मूलाज एज वेल, इनको भी आप लिख लीजिए। यहां तक आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो हमने मोलारिटी पढ़ा, हमने मोलालिटी पढ़ा, हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच में रिलेशनशिप डिराइव किया। अब कुछ सीधे सीधे टर्म्स हैं बच्चों, ये मैं समझाऊंगा आपको, बोल के सुनाऊंगा, लिखा आप अपने आप लेंगे। पहला सवाल, बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी व्हिच टर्म इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर कंसंट्रेशन टर्म, है ना? अब देखिए ना, कंसंट्रेशन टर्म आप जानते हैं, बहुत सिंपल है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यू नो मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? एंड मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट मास, केजी। अब अगर हम ध्यान से सोचें तो वॉल्यूम, मोलारिटी, कैपिटल एम, that depends on the volume of solution and volume can change with the change in temperature, right? जबकि molality depends on the mass of the solvent and it doesn't change with temperature. So molarity changes with temperature, molality doesn't change with temperature. And very simple बेटा, अगर मैं आपसे पूछ रहा होता कि would you think कौन सा बेटर है, वो जो बदल जाता है या वो जो नहीं बदलता? डेफिनेटली जो ना बदले वो बेटर कंसंट्रेशन टर्म है, राइट? वरना तो जरा सोचिए कि मैं एक मोलर सोल्यूशन लेके निकला, दिल्ली में उसकी कंसंट्रेशन कुछ और थी, लद्दाख पहुंचते पहुंचते जहां माइनस में टेम्परेचर जाता है, कंसंट्रेशन बदल गया। मगर मोलालिटी की वैल्यू तो नहीं बदलती, राइट? क्योंकि मास तो चेंज नहीं होता, इसलिए मोलालिटी इज अ बेटर कंसंट्रेशन टर्म। आई एम गोना एक्सप्लेन, मैं बोल दे रहा हूं, आप इसे धीरे धीरे करके लिख लीजिए। आपका जवाब है, सिंस मोलारिटी, कैपिटल एम, depends on volume of solution, where volume can change with the change in temperature, whereas molality is mass dependent, which is independent of temperature. Therefore molarity can change with temperature, whereas molality cannot, and therefore hence molarity is a better concentration, molality is better concentration term than molarity. मैं फिर से बोल दूं, मैंने कहा, ध्यान सुनिएगा, मैं आपसे धीरे बोल देता हूं, थोड़ा फास्ट हो गया था। मैंने कहा मोलारिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन which is temperature dependent, whereas molality depends on mass of a solvent which is independent of temperature. Therefore molarity can change with the change in temperature, whereas molality cannot. Hence molality is considered a better concentration term than molarity. ठीक है जी? तो ये था पहला। दूसरे सवाल पे चलते हैं। इसके लिए आप इसको पढ़े, मैं आपको एक छोटी सी बात समझा दूं। अगर मैं बात कर रहा हूं कि भाई आप डेंसिटी ऑफ, अगर मैं किसी सॉल्वेंट की डेंसिटी कह रहा हूं, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं कहूं, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, राइट? या आप फॉर्मूला जानते हैं, राइट? या आप लिखते मास ऑफ सॉल्वेंट is the product of its volume and its density, right? अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, नॉर्मली जो सॉल्वेंट हम लेते हैं, एयर की डेंसिटी आपने 1 अज्यूम कर रखी है,
अदरवाइज हर चीज की डेंसिटी 1 से ज्यादा है। इसलिए आप एयर को छोड़कर एयर के रेस्पेक्ट में हर चीज देख पाते हो, क्योंकि वो डेंसर होता है। आप जानते हो हम चीजें रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की वजह से ही देख पाते हैं। तो एयर की डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी होती है नॉर्मल किसी भी सॉल्वेंट की, जिस सोल्यूशन की बात हम यहां कर रहे हैं। तो जरा सोच कर देखिए, अगर डेंसिटी 1 से बड़ी वैल्यू है तो जब वो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होती है तो वो मास बन जाती है। इसका मतलब अगर मैथमेटिकली सोचें, यानी वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी वो मास से छोटी होगी, तब ना आप इससे मल्टीप्लाई करके यहां तक पहुंच रहे हैं। और इस वजह से इसका मतलब देखिए, बेसिकली इस सवाल में था क्या, इसने पूछा कि इन दोनों में ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन है। बेटा आप समझेंगे, 1 मोलर का मतलब क्या है। 1 मोलर का मतलब है 1 मोल, 1 कैपिटल M का मतलब है 1 मोल इन 1000 ml वाटर, अगर एक्वा सोल्यूशन है तो। और 1 मोलर छोटे वाले m का मतलब क्या है, 1 मोल ऑब्वियसली NaOH in 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम वाटर। और आप समझ सकते हो इस फर्क क्या है, नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों का कॉमन है, द ओनली डिफरेंस इज 1000 ml एंड 1000 ग्राम्स। भाई जिस जो पानी ज्यादा होगा वो कम फीका होगा, यानी लेस कंसंट्रेटेड होगा। तो यहां हमने यहां से प्रूव किया कि भाई मास जो है वो वॉल्यूम और डेंसिटी, यानी 1 लीटर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज लेस देन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 1 kg, राइट। तो अगर केजी ज्यादा है तो 1 मोलर यानी दिस वन विल बी मोर कंसंट्रेटेड। मैं आपको आंसर बोलकर सुना रहा हूं, धीरे धीरे कर लिख लीजिए। कहते हैं सिंस डेंसिटी ऑफ sorry, since mass of solvent is the product of its volume and its density, where density is more than 1, then we can conclude that the amount of substances present in one unit, 1 unit mass of solvent is greater than the amount of substances present in 1 unit volume of substance. Therefore, 1 molar solution is more concentrated than 1 molar। ठीक है बच्चों, आई होप आपको मेरी बात ये समझ आ गई होगी। चलते हैं आगे और अब कुछ न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं। तो हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलिए सबसे पहले ये होगा प्योर वाटर। अच्छा, इसमें छोटी सी चीज छूट गई है, 1 लीटर वॉल्यूम भी दिया रहता है, तो 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर लिखना चाहिए था। तो यहां पर जो सवाल था, मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूं आपके लिए। तो ये जो सवाल बनता है वो ये है, फाइंड मोलारिटी ऑफ 1 लीटर प्योर वाटर, राइट। अब 1 लीटर, देखो बच्चों पहले एक बात याद रखना, जैसे मैंने कहा डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज नेवर 1। पानी की भी डेंसिटी जो है वो 1 नहीं होती, 1 से ज्यादा है, 1.01 समथिंग। मगर हम अपने न्यूमेरिकल में हम इसे 1 मान लेंगे, तो 1 ग्राम पर ml है ना। तो डेंसिटी ऑफ, और ये सिर्फ वाटर के लिए आप ये बात यूज कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। कुछ बदल के दे दे तो आपको उसको यूज करना पड़ेगा। 1 ग्राम पर ml, इसका मतलब वॉल्यूम अगर मेरे को 1000 ml था, तो मेरे पास गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है, पानी जो है, वो भी 1000 ग्राम हो जाएगा, राइट, है ना। यानी वी आर प्रोवाइडेड 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। बच्चों अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कहता तो वो भी निकाल लेते आप। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालना होता अगर मुझे, तो मैं निकाल लेता भाई 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18, आंसर आया था 55.5। बच्चों ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ऑब्वियसली सॉल्वेंट भी यही है, सल्यूट भी यही है, यानी अगर मोल्स पर लीटर की बात की जाएगी या मोलारिटी निकालनी है तो मोल्स इतने हैं, लीटर कितना है, 1 लीटर है। तो जो मोलारिटी है बच्चों वो भी कितना हो जाएगा, 55.5 मोलर। बच्चों मैंने जैसे 1 लीटर लिया, उसकी जगह पे कोई 750 ले सकता है, कोई 500 ले सकता है। तो वो जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो बदलेगा और आंसर्स बदल जाएंगे, ठीक है ना। उसका ध्यान रखिएगा, ये पूछने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर इधर उधर पूछे जाते हैं, एंट्रेंसेस के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बच्चों आप एनसीईआरटी देखेंगे तो ये आपके इनटेक्स्ट, ये इनटेक्स्ट के 5 क्वेश्चन मैंने पहले यहाँ पर डिस्कस करूंगा मैं, 4-5 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज में जाऊंगा। तो चलते हैं। सबसे पहले तो पहला सवाल जो है धीरे धीरे करके पढ़ेगी, बहुत सिंपल है। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बच्चों जैसे मोल परसेंटेज के लिए क्या करते थे, मोल ऑफ 1 बाय टोटल मोल इंटू 100, फ्रैक्शन के लिए 100 डाले, है ना। इसी तरह मास परसेंटेज है तो मास ऑफ 1 बाय टोटल मास इंटू 100। अब भाई इन्होंने मास ऑफ बेंजीन दे रखा है हमें, है ना। मैं बेंजीन को BN लिख रहा हूं। कितना दिया है भाई, 22 ग्राम्स। ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने हमें मास ऑफ CCl4 दिया है जो कि है 122 ग्राम्स। तो मास परसेंटेज निकालना है अगर मुझे, तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन अगर मैं फाइंड आउट करता तो क्या लिखता, मास ऑफ बेंजीन बाय मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ CCl4 इंटू 100। भाई वही करेंगे और क्या करेंगे, तो 22 बाय 22 प्लस 122 इंटू 100, यानी 22 डिवाइडेड 144 इंटू 100। बच्चों मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कितना आ रहा है, 15.27। ठीक है। ऑब्वियसली मास ऑफ CCl4, मास परसेंटेज ऑफ CCl4 क्या होगा, 100 माइनस 15.27, राइट, 84 पॉइंट जो भी है। तो इस तरह से आपने, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान से पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन हमेशा आराम से पढ़ना चाहिए ताकि समझ आए। क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। सबसे पहले तो ये समझिए कि एक्चुअली में बाय मास का मतलब क्या है। बाय मास का मतलब है 30% बाय मास ऑफ बेंजीन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में मौजूद है। तो भाई टोटल मास पहले ले ले, क्योंकि परसेंटेज से तो न्यूमेरिकल नहीं निकलता, मोल्स मास से निकलता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जब मोल फ्रैक्शन निकालनी हो, परसेंटेज दी हो, तो पहला काम आप हमेशा ये करें, लेट द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ये हमेशा कर लिया करो बच्चा, बहुत जरूरी है। लेट इट बी 100 ग्राम्स ले लिया, ठीक है जी। तो अगर मैंने इसको 100 ग्राम्स लिया तो ऑब्वियसली देखिए 100 के बजाय आप x ले सकते हो, आप 1 ले सकते हो, आप 1000 जो मर्जी ले लो, बट उसका 30%। 100 लेने में मजा आता है। 100 लिया तो 30%, 30 हो जाएगा, 40%, 40 हो जाएगा, लाइक दैट, राइट। तो मास ऑफ बेंजीन कितना मिला भाई, 30% है, 30 ग्राम हो गया। भाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन कितना होता है वो हमें पता है, वो आपको निकालना पड़ेगा बच्चों, दे देंगे निकालने के लिए। तो 78 ग्राम पर मोल होता है जैसे, है ना। इसी तरह से भाई अगर 30% वो है तो मास ऑफ CCl4 क्या बच गया, ऑब्वियसली 70 ग्राम्स हो जाएगा, भाई 70% है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CCl4 बच्चों मैंने वहां लिख भी दिया हुआ है, लेकिन 154, CCl4 154 ग्राम पर मोल होते हैं, ठीक है। तो भाई इतना सारा डेटा मुझे पता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालनी है भाई, सीधी सी बात है, बेंजीन निकालनी है। अब आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस CCl4। भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना है, 30/78 डिवाइडेड बाय 30/78 प्लस 70/154। बच्चों इससे आंसर निकालेंगे 0.458। और अगर किसी ने बोला कि नहीं भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ, किसी ने क्या इसी क्वेश्चन में कि CCl4 का भी निकाल दो, तो आप जानते हैं काई A प्लस काई B 1 होता है, तो CCl4 क्या होगा, 1 माइनस काई ऑफ बेंजीन, राइट, यानी 1 माइनस 0.458।
4 5 8 सॉल्व कर लिया, है ना? कोई दिक्कत है इसको समझने में? बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल था। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। मैं चलता हूं तीसरे न्यूमेरिकल। बच्चों यहाँ ना दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सबसे पहले इसको पढ़ें। पार्ट ए के बारे में बात करो, पार्ट बी के बारे में सेकंड बार। 30 grams ऑफ CONO3 होल ट्वाइस 6H2O इन 4.3 लीटर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O है, ये हमारा सल्यूट है, ठीक है जी। तो इन्होंने मुझसे क्या पूछा है भाई, 30 ग्राम्स ऑफ ये, यानी WB तो दी हुई है आपको। WB कितना है? 30 ग्राम्स। बच्चों इसमें एक छोटी सी चीज जो मुझे आपको बतानी है, जो जानने लायक है, कि पानी का मास भी ऐड होता है सल्यूट के मास में अगर वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, ठीक है जी। यानी MgSO4.6H2, तो वो 6H2 जुड़ेगा। कॉपर CuSO4.5H2, तो 5H2O का मास भी कॉपर सल्फेट में जुड़ेगा अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में है तो। यानी इसमें जो मैं मास निकाल रहा हूं 291 जोड़ के निकाल रहा हूं ग्राम पर मोल। बच्चों याद रखें वो इस पूरे का मास है, यानी 6 × 18 को भी ऐड किया गया होगा उस पूरे के मास में, तो ये आया होगा, ठीक है जी। फिर उन्होंने हमें बोला कि भैया ये रहा वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 4.3 लीटर्स, ठीक। मोलारिटी है भाई, मोलारिटी फाइंड आउट करनी थी। मोलारिटी का फॉर्मूला हमारा आप जानते ही हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है बच्चों, WB/MB। और अगर वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में है तो भाई हम वहां क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है जी। हो गया, फिर तो बन गया। तो भाई ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया 30 डिवाइडेड बाय 291। बच्चों बचेगा क्या इसमें? मोल बचेगा, आप जानते हैं, क्योंकि ग्राम है और ग्राम पर मोल, तो मोल बच गया। और इंटू 1/4.3 है तो लीटर इनवर्स, और यूनिट भी वही आना है, आप जानते हैं इसके बारे में, मोल पर लीटर होता है। और इससे जो हमारा आंसर आता है वो है 0.024 मोल। कैलकुलेशंस आप कर लें, मैं आंसर्स कैलकुलेशंस के बाद निकाल कर उसको लिख देता हूं, ठीक है। तो कैलकुलेशंस है वो आप करें। बी पार्ट पे चलते हैं। क्या है भाई हमारे पास? अरे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा। 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहता हूं। देखिए ना, अभी कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी ने मेरे को बोला कि भाई 1 लीटर पानी में जो है वो 200 ग्राम चीनी घुलना चाहिए। अब मेरे से गलती हो गई, मैंने 1 लीटर पानी में 400 ग्राम चीनी घोल दिया। भाई लोग बोले यार क्या किया आपने, भाई ये तो बहुत मीठा कर दिया भाई साहब, ये तो डबल है, कम करो यार, मेरे को तो जो चाहिए था वो दे दो। अब मेरे पास उपाय क्या है? मेरे पास दो उपाय है। अब या तो चीनी हटाऊं या तो पानी बढ़ा दूं, बात एक ही है ना। अब चीनी हटाना तो बड़ा मुश्किल है, मैं कहां से चीनी निकालूं? कर सकते हैं मगर वो अलग मेथड है। लेकिन मैं पानी डाल दूं यार, 1 लीटर के बजाय 1 लीटर और डाल दूं तो 2 लीटर हो जाएगा। अब 2 लीटर में 400, यानी 1 लीटर में 200 ग्राम, यानी मैंने कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन चेंज किया। लेकिन कैसे चेंज किया? बाय एडिंग। अगर मैं पानी घटा के या बढ़ा के कंसंट्रेशन चेंज करूंगा, ऐसे में बेटा आप कहते हैं लॉ ऑफ डाइल्यूशन अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? लॉ ऑफ डाइल्यूशन। लॉ ऑफ डाइल्यूशन अप्लाई होता है, जो फॉर्मूले में लिखा जाता है M1V1 M2V2, ठीक है। और भी होते हैं M1V1 N1V1, नॉर्मेलिटी का भी आता है, फिर MV=, वो भी होता है, तो और भी है, लेकिन यहां पर M1V1 M2V2 मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। इस न्यूमेरिकल में बहुत सिंपली जो है M1 जो है इन्होंने आपको दे रखा है 0.5 मोलर, V1 जो है वो आपको दे रखा है 30 ml, M2 ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया M2 निकाल दीजिए। वॉल्यूम 2 इन्होंने आपको दे रखा है 500 ml, ठीक है जी। एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर मैं M2 निकालने पे लग जाऊं तो M1 V1/V2 लिखूंगा,
वही लिख देते हैं। कई बार बच्चों पूछते हैं सर ये मोलारिटी है तो मोल पर लीटर है, ये तो मिलीलीटर है। अब क्योंकि ये दोनों मिलीलीटर में है, कट जाएंगे, इसलिए मैंने इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वरना आप कर भी दें तो फिर वापस घूम के यही आना है। तो यानी अब अगर मैं करूं तो m1 का मतलब हो गया 0.5 इंटू v1 कितना है भाई 30 डिवाइडेड बाय 500। बच्चों ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, आप देखें तो 5 कट जाता है, फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन करें, आपका आंसर हो जाता है 0.03 मोलर। ठीक है, और इस तरह से ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है, और होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है। देखिए क्या है इस सवाल को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए जरा, और मैं इसको समझाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए क्या लिखा, वुड कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। बच्चों सबसे पहले तो हमें समझ आता है कि अगर आप सॉरी यूरिया अगर आप ले रहे हैं तो यूरिया इज सल्यूट फॉर अस, राइट। यूरिया जो है वो सल्यूट है, ठीक। तो यूरिया जो आप यहां ले रहे हैं वो यूरिया एक सल्यूट है। तो इन्होंने आपको क्या बोला भाई, गिवन वेट ऑफ सल्यूट निकालिए, फाइंड आउट करिए, रिक्वायर्ड इन मेकिंग, मोलालिटी दी हुई है 0.25 मोलल सोल्यूशन। और जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं अक्सर बच्चे से पूछता हूं ये क्या दिया हुआ है, कई बार बच्चों से मास ऑफ सॉल्वेंट, नहीं बेटा 2.5 केजी ऑफ एक्वस सोल्यूशन है ये, यानी मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है आपको, मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है। और मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी WA प्लस WB। कितना है भाई ये दिया हुआ, तो 2500 ग्राम्स और 2.5 केजी, जो चाहे आप लिख सकते थे, मैंने 2500 ग्राम्स लिखा। अगर ये WA प्लस WB इतना है तो आप भी समझते हो बहुत आसानी से कि भाई WA कितना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट will be 2500 माइनस WB, राइट। मैंने ये क्यों लिखा है बच्चों, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। अब इन्होंने क्या निकालने को बोला था भाई हमें, WB। तो ठीक है ना जी, फुल फॉर्मूला जो है हमारा मोलालिटी का फॉर्मूला है क्या, WB MB 1000 बाय WA। बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करने पर चला जाऊं तो चलिए देखिए जरा, ये वैल्यू क्या है 0.25 मोल पर केजी इक्वल्स टू, अब ये WB मुझे फाइंड आउट करना है। MB हमें पता होता है यूरिया का, मैंने लिखा नहीं ऊपर बट यस, MB जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इज 60 ग्राम्स पर मोल, राइट। तो ये हो गया इनटू 1000 बाय WA की जगह पे क्या लिखूं मैं, 2500 माइनस WA, राइट। बच्चों एक बात बहुत सिंपल नहीं समझ आ रही है आपको कि इसमें एक वेरिएबल है जो अननोन है, तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका जो WB आएगा वो 36.98 ग्राम्स, 37 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली ये आएगा। तो ऑब्वियसली इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब ये उठ के इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई, आप जानते हो दैट्स व्हाट यू डू। सो दिस इज द कैलकुलेशन एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अस। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी बात, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं। मोलारिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ KI if the density of 20% mass by mass। बच्चों ये 20% मास बाय मास, बच्चों इसमें ना आपके आपके एनसीईआरटी की बात करेंगे तो मास बाय मास रिलेशनशिप ही है। तीन तरह के होते हैं, मास बाय मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम। तो मास 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 वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम में बाद में बात करूंगा। आज हम सिर्फ मास मास की बात करते हैं, जो आपको एनसीईआरटी में और ज्यादातर क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। क्या कहा था याद है आपको, परसेंटेज दे तो सबसे पहले क्या करना है, लेट द टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, कितना लेना है भाई 100 ग्राम्स,
है ना। तो आप समझ ही गए हो, अगर मैंने 100 ग्राम लिया तो मास ऑफ के आई और डब्ल्यू बी हो जाएगा, बिकॉज सल्यूट है के आई, वो कितना हो जाएगा 20 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ के आई हमें पता होता है 166 ग्राम्स पर मोल। पोटेशियम जो है वो 39 है और आयोडीन 127 है, तो उसको जोड़ के 166 ग्राम पर मोल। और ऑब्वियस बात है कि इसमें जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है यानी पानी जो है वो डेफिनेटली 80 ग्राम्स है, क्योंकि 20 ग्राम्स तो भाई टोटल सोल्यूशन इतना है, डब्ल्यू बी अगर 20 है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 18 होगा, राइट। और ऑब्वियसली क्योंकि हमने यहाँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें, वाटर है, तो 18 ग्राम्स पर मोल होगा। तो इतना सारा डेटा हमें सिर्फ इससे पता है, डेंसिटी दी हुई है, उसको कैसे यूज करेंगे 2 मिनट में देखेंगे। बट अब जो डेटा है उससे हमने यूज किया, पहले क्या किया, लेट द टोटल मास ऑफ सोल्यूशन बी 100 ग्राम्स, मास ऑफ के आई यानी सल्यूट था, सल्यूट भाई के आई इन वाटर है तो के आई सल्यूट है, इन ये दिया। अब सबसे पहले इसने मुझे क्या बोला है, मोलालिटी निकाल, तो भाई लीजिए ना, मोलालिटी तो बड़े मजे से निकल गए। फॉर्मूला है हमारे पास डब्ल्यू बी बाय एम बी 1000 बाय डब्ल्यू ए। अब इसमें बिठाएं तो डब्ल्यू बी जो है वो है आपके पास 20, एम बी जो है वो है 166 इंटू 1000 बाई डब्ल्यू ए जो है वो हो गया 80, राइट। बच्चों आप इसको सॉल्व कर लेंगे एंड यू गेट योर आंसर 1.5 मोलर, राइट। अच्छा बच्चों, इसमें ना ए बी सी करके बी जो है वो मोलारिटी है, तो मैं बी बाद में निकाल रहा हूं, यहां पहले सी दिखा देता हूं क्योंकि बहुत सिंपल है, सी बड़ी आसानी से इन्हीं डेटा से निकल जाता है। बी मोलारिटी के लिए ये डेंसिटी यूज करेंगे, है ना। तो अभी ऑब्वियसली अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है, किसकी निकालनी है भाई, तो भाई के आई के लिए निकाल लेते हैं, मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी बाय एम बी, अब डब्ल्यू बी कितना है 20 बाय एम बी है 166 बाय 20, 166 प्लस 80 बाय 18। बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे आप और आंसर आ जाएगा 0.0264। मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, ध्यान रखिएगा। अब तीसरा पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, तो इसने हमें दिया मोलैरिटी निकालो, भैया बी वाला पार्ट है ना। प्रॉब्लम ये होती है कि मोलैरिटी में आप फॉर्मूला जो लिखते हो डब्ल्यू बी बाय एम बी 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम तो है ही नहीं, लेकिन तब इसने क्या दे रखा है आपको, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। और बेटा बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिएगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन फॉर्मूला क्या होता होगा, मास ऑफ सोल्यूशन, राइट, बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट। यानी मास ऑफ, मुझे निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ, वो सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है, ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी डेंसिटी ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मास बाय मास ऑफ सोल्यूशन बाय डेंसिटी। मास कितना है आपने लिया है 100, सोल्यूशन है ना, सॉल्यूट ना सॉल्वेंट, सोल्यूशन, सो 100 बाय डेंसिटी कितनी दी हुई है भाई 1.202, राइट, 1.202। तो ये मिल गया हमें वॉल्यूम। तो भाई मोलारिटी भी मिल गई, फिर तो क्या प्रॉब्लम है, हमारा फॉर्मूला था डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय वॉल्यूम, राइट, इन मिलीलीटर। तो भाई ये हो गया, डब्ल्यू बी 20 है, एम बी 166 है, 1000 बाय वॉल्यूम कितना है, तो 100 डिवाइडेड बाय 1.202, तो मैंने ऊपर लिख दिया 1 पॉइंट। बच्चों आप भी कैलकुलेशन में ऐसे ही क्या करें, ये नहीं कि पहले वॉल्यूम निकाल दिया, तो उससे थोड़ा क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाता ना करना। तो आंसर आपके पास है 1.44 मोलर, ये सोल्यूशन हमारा बन जाएगा। तो ये देखा हमने, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर कॉन्सेप्ट समझ आए तो आगे के सवाल भी एग्जैक्टली वैसी।
बच्चों ये सवाल आपके लिए है, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा। 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास है, यानी गिवन वेट ऑफ सोल्यूट वही टोटल मास सोल्यूशन 100, मास ऑफ सोल्यूट इज 68, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा भाई 32 ले लेंगे, और उसके बाद आप उसको बनाएंगे, डेंसिटी दी हुई है, ये एग्जैक्ट यही कॉन्सेप्ट है, तो आप इसे खुद बनाएं। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो यहां अभी हम हमारे पास 3 ऐसे हैं जिनके बारे में हम और बात करेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन और यहां ये 3 सवाल है। अभी ये जो पेज पे है, ये मैं आपको सेकेंड लेक्चर ऑफ जब शुरू करेंगे हम, उससे पहले मैं आपको इनके बारे में डिस्कस करके सब बताने वाला हूं। प्लीज इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें, देख ले, बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, बट हाँ इनको देखें आप और समझकर इसे बनाने का प्रयास करें, है ना। तो इन्हें आप बनाएं, या चलिए मैं इसे सॉल्व कर ही देता हूं, इस टॉपिक को निपटा लेते हैं, अगले क्लास में देखेंगे। चलिए यहां देखते हैं, यहां पर इन्होंने कहा हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ HCl हमें निकालने को कह रहा है। ये व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ HCl नीडेड ऑफ 0.1 molar HCl solution which completely reacts with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both, right? अब एक बात है, सबसे पहले मैंने ले लिया, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये जो सोल्यूशन HCl का आप यूज कर रहे हो, ये इन दोनों को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा है। बच्चों इसे 2 बार समझाऊंगा, एक बार मैं बनाकर धीरे धीरे समझा रहा हूं, फिर मैं आपको फिर से समझाऊंगा, क्योंकि मजेदार न्यूमेरिकल है। अब देखिए यहां पर मेरे को समझ आता है कि वॉल्यूम निकालने के लिए काश मुझे मोल्स ऑफ HCl पता होते ना, मोल्स होते तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम निकाल देता मैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ले लिया, क्योंकि टोटल मास 1 ग्राम है, तो मैंने ले लिया मास ऑफ Na2CO3 इज इक्वल्स टू x ग्राम्स। बेटा इसका मोलर मास जो होता है वो 106 होता है, तो यानी अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 निकाल रहा होता तो इट वुड बी x बाय 106 मोल, राइट। तो ऐसे ही टोटल मास 1 ग्राम है, तो मास ऑफ NaHCO3 कितना हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 कितना हो जाएगा भाई बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 84 ग्राम्स पर मोल, राइट। तो ये मोल्स ऑफ Na2CO3 है, ये मोल्स ऑफ NaHCO3 है। इन्होंने क्या कहा है, कंटेनिंग इक्विमोलर सॉल्यूशन है, यानी इनके नंबर ऑफ मोल्स बराबर है। तो सिंस इक्विमोलर सॉल्यूशन देयरफॉर अब क्या हो जाएगा x बाय 106 इक्वल्स टू 1 माइनस x बाय 84। तो इससे हम बड़ी आसानी से बेटा x निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने छोटा छोटा लिख रखा है। तो ये इट विल कम आउट टू बी 0.557, ठीक है। और ये x क्या निकल गया, x निकल गया आपका मास ऑफ Na2CO3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 would be 0.557 by 106, and that would be equal to 0.00525 mole, right? ठीक है जी, 0.00525 मोल्स ये निकले। और ये मोल सिर्फ इसी के नहीं होंगे, क्योंकि इक्विमोलर सॉल्यूशन था। आप समझ सकते हो कि NaHCO3 के मोल्स भी इतने ही हैं।
तो भाई मुझे इन दोनों के मोल्स तो मिल गए, क्या मैं इन दोनों के मोल से HCl निकाल सकता हूं? हाँ जी निकाल सकता हूं। जरा देखिए, अब मैं यहां इस्तेमाल करूंगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। जरा देखिएगा, यहां पर जब मैंने लिखना शुरू किया, मैंने कहा भाई कि Na2CO3 reacts with 2 moles of HCl producing 2 moles of NaCl plus H2O plus CO2, यानी 1 mole of this needed 2 moles of HCl, right? 2 mole, right? तो 0.00525 mole will need 2 into 0.00525 moles of HCl, यानी इसके Na2CO3 के इतने मोल को इतने मोल HCl चाहिए रिएक्ट होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ NaHCO3 plus HCl gives you NaCl plus H2O plus CO2, यानी 1 मोल नीडेड 1 मोल, तो 0.00525 मोल will need 0.00525 moles of HCl, right? तो यहां पर दिखा इसमें इतने मोल चाहिए, इसमें इतने चाहिए, तो क्या मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकल गए? हाँ जी निकल गया। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, N of HCl, it is 3 into 0.00525 मोल, राइट? तो मोल्स ऑफ HCl मिल गए बच्चों। इसके बाद तो फॉर्मूला है, आपको निकालना था वॉल्यूम। आप जानते हो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 बाय वॉल्यूम, अगर मिलीलीटर्स में है। तो मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो मोलैरिटी कितनी है? 0.1 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम की वॉल्यूम निकालना है तो सॉरी, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स यहां। हाँ जी, तो यहां क्या हो गया? वॉल्यूम निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3 इंटू 0.00525 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.1। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 157.6 मिलीलीटर आंसर है। ठीक है, ये वॉल्यूम है, ये मिलीलीटर है, ग्राम गलती से है, तो मिलीलीटर है ऑब्वियसली, तो इतने वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। मैं फिर से एक बार समझाता हूं, क्योंकि मैंने आपको कहा था, इन्होंने हमें क्या दिया था? इन्होंने कहा था कि इतना मोलर HCl सॉल्यूशन है, कितनी वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। मुझे ये समझ आता है कि यार अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता हो ना, फिर मैं निकाल लूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पता होगा तो वॉल्यूम पता करना क्या दिक्कत है? मोलैरिटी है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते? तो इन्होंने हमें उल्टा घुमाकर कहा कि मेरे पास एक मिक्सचर है, 1 ग्राम Na2CO3 और NaCO3, उसको ये पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करता। चलिए बता दीजिए। चलो भाई ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने इसको देखा यहां, और हमने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि फिर अगर मैं टोटल अगर 1 ग्राम है, इसमें Na2, मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकालने से पहले, ताकि मुझे ये पता कर सकूं कि 1 मोल को इतना HCl चाहिए, तो इतने को कितना मोल्स। तो मोल्स ऑफ Na2CO3 NaHCO3 मालूम होगा, तभी तो मोल्स ऑफ HCl निकलेगा। तो मैंने वही किया, मैंने x ग्राम लिया मोल्स निकालने के लिए। x बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 इज 106, मास ऑफ NaHCO3 1 माइनस x होगा, क्योंकि टोटल मास कितना था? 1 ग्राम। तो भाई अगर एक x है तो दूसरा 1 माइनस x है। मॉलिक्यूलर वेट 84, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। क्योंकि इक्विमोलर सॉल्यूशन था, मैंने इक्वेट कर दिया, इससे निकल आया मास ऑफ Na2CO3। और मैंने मास ऑफ Na2CO3 यानी इसको निकालने के लिए 106 से डिवाइड किया, जैसे मोल्स निकालते। मोल्स मिल गए। अब जो इसके मोल है, क्योंकि इक्विमोलर है, इसके मोल्स भी उतने ही है, तो मोल्स मिल गए। फिर मैंने देखा कि एक Na2CO3 को 2 HCl चाहिए, तो भाई मेरे पास मोल्स इतने, इसको इतना चाहिए। एक मोल को एक चाहिए, तो इतने मोल को इतना। इसके सम से मुझे पता चला कि टोटल मोल्स ऑफ HCl चाहिए कितना?
और फिर हमने इसे फाइंड आउट कर लिया, है ना बच्चों। अब ये आपका होमवर्क है, आप इसे बनाएं इन न्यूमेरिकल्स को। जो ना बने या बने, मैं अगली क्लास में इसके पहले इसको डिस्कस करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आई हो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक पे आप अगर क्वेश्चंस ढूंढेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जैसे बोर्ड्स में लगा डायरेक्टली इस पे सवाल नहीं आते, मगर इनको समझे बगैर दूसरे सवाल बनते भी नहीं, इसलिए इस पे बहुत मेहनत कीजिएगा। आई होप आपको ये समझ आया हो। दैट्स ऑल फॉर द डे। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।